लास्ट वाले जो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, उस लास्ट वाले लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पढ़ा था रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन था हमने बताया था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, जो दोनों डायरेक्शन में चलता है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों में चलता है, उसको क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कोई रिएक्टेंट जब किसी प्रोडक्ट में चेंज होता है, ठीक है, पहली नंबर तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, यही प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो रिएक्शन होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएंगे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था इक्विलिब्रियम की, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैं अब इस चीज को डिफाइन करने वाला हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम ये क्या होता है? द स्टेट ऑफ एन रिवर्सिबल रिएक्शन at which rate of, ये रेट मैं ऐसे बोल दूं कि the concentration of reactant and product does not change with time। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है आपका, उस रिवर्सिबल रिएक्शन का वह स्टेट, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन का वह स्टेट जिसपे क्या होता है कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट आपके हैं उनके कंसंट्रेशन में समय के साथ में कोई चेंजिंग नहीं आता। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन की वह स्टेट जिसपे क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, जैसे मान लो कि एक यहाँ पे क्या है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन हमें सपोज दैट आप ऐसा मान लो कि ए है, ए बी में चेंज हो रहा है और बी में चेंज हो रहा है और बी वापस किस में चेंज हो रहा है? बी वापस किस में चेंज हो रहा है? आपका रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। बी ए है आपका रिएक्टेंट, मान लो यहाँ से हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया, ए है आपका रिएक्टेंट, ठीक है, और ये है आपका प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, यानी ए से बी में जा रहा है, वापस से क्या हो जाए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। इस रिवर्सिबल रिएक्शन का वह स्टेट, माने वह अवस्था, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की वह स्टेट, वह अवस्था जिसपे क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट वेरी विथ टाइम एंड डज नॉट चेंज विथ टाइम, यानी समय के साथ में उनके कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो शुरुआती दौर में हमने क्या किया था कि शुरुआती हमने रिएक्टेंट लिया था, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था मान लो 4 मोल पर लीटर था। मान लो इसका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या था, मोल पर लीटर, 4 पर मोल लीटर था इसका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये रिएक्टेंट धीरे धीरे किस में चेंज होने लगा, प्रोडक्ट में चेंज होने लगा। अब जब धीरे धीरे प्रोडक्ट में चेंज होगा तो खर्च किसका हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, किसमें, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट की क्या होगी, क्वांटिटी धीरे धीरे घटने लगेगी क्योंकि रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे शुरुआती दौर में क्या था, जब रिएक्शन आप एट टाइम 0 की बात करोगे, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो केवल रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि रिएक्शन हुआ ही नहीं था।
लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ, यानी फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो रिएक्टेंट चेंज होने लगा प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होने लगा, घटने लगा। ठीक है, और फिर क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे जैसे प्रोडक्ट धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्टेंट चेंज होने लगा प्रोडक्ट में, तो पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा था, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो इसकी जो कंसंट्रेशन हुआ क्या होने लगा, घटने लगा, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने लगा। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे क्या होगा, प्रोडक्ट बनता गया, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होने लगा, बाद में समय के साथ में बढ़ने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि इसे मान लो कि यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल थे, रिएक्टेंट के 10 मॉलिक्यूल, तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ 10 मॉलिक्यूल क्या होने लगे, धीरे धीरे करके एक एक मॉलिक्यूल क्या होने लगा, रिएक्टेंट का एक रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होने लगे। तो मान लो कि 5-6 मॉलिक्यूल मतलब 5 to 6 मॉलिक्यूल इसके प्रोडक्ट में चेंज होने लगे। तो जैसे ही आपका इसकी धीरे देखो, जब ये धीरे धीरे क्या होने लगा, प्रोडक्ट बनने लगा, तो वापस से क्या हो जाएगा, जब प्रोडक्ट बनने लगेगा, जब कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, फिर क्या होगा कि फिर से प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में चेंज होने लगेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे ऐसा होगा कि पहले यहाँ से यहाँ पे गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ आने लगा। तो हुआ का यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा, ऐसा समय T यानी इक्विलिब्रियम, मतलब एक स्टेज है जिसपे क्या होता है, स्टेट है जिसपे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, यानी समय के साथ कोई चेंज नहीं होता। तो इक्विलिब्रियम पे मान लो कि इसके मान लो कि 3 मोल हो गए सपोज, इसका कंसंट्रेशन 3 पर मोल लीटर हो गया, और इसका जो कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर हो गया सपोज है। अब क्या हुआ कि जब ये इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया, इस रिवर्सिबल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया, एक समय ऐसा आ गया कि वह इक्विलिब्रियम को गेन कर दिया, इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट को गेन कर दिया, और इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या हुआ, मान लो कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इतना है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इतना है। तो फिर क्या होगा कि जब एक बार इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के बीच में जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा, जब इनके बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। पहले क्या हो रहा था, रिएक्टेंट चेंज हो रहा था प्रोडक्ट में, ठीक है, तेजी से चेंज हो रहा था। उसके बाद जैसे जैसे इसका प्रोडक्ट बनने लगा, फिर क्या हुआ कि प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में चेंज होने लगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा, फिर प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में चेंज हो रहा, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा। इसी तरीके से क्या होता है, चलता चला जाता है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, इसी तरीके से होता रहेगा। इनके बीच में ऐसा इस तरीके से फ्लक्चुएशन होता रहेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिसपे क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड, अभी रेट में क्या बात करूं, अभी मैं बात कर रहा हूं कंसंट्रेशन की। तो इस जब इस इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगा इनके बीच में, तो इसके बाद में चेंजिंग नहीं होगी। तो यानी जब इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगा उसके बाद में क्या होगा कि इसका कंसंट्रेशन इतना ही बना रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, यानी ए का जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे 3 मोल पर लीटर बना रहेगा, न तो कम होगा न तो ज्यादा होगा। और ये भी क्या होगा, 1 मोल पर लीटर, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर फिक्स हो जाएगा, चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, यानी न तो बढ़ेगा न तो घटेगा। या दूसरे तरीके से हम और डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अगर आप दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो आप, कैसे कि the state of reversible reaction, the reversible reaction की वह स्टेट, the state of reversible reaction at which rate of forward reaction will be equal to rate of यानी किसी केमिकल इक्विलिब्रियम की वह अवस्था, वह स्टेट जिसपे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाती है, इक्वल हो जाते हैं। जैसे सपोज दैट अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे हमने शुरुआती में लिया था रिएक्टेंट चेंज हो रहा था प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे जो ए वाला जो आपका डायरेक्शन है, रिएक्शन की जो डायरेक्शन है, यानी यहाँ पे ए से जो बी में चेंज हो रहा है, जिसको बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। इससे क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन।
और जब बी से ए में चेंज होने लगेगा तो उसे क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूँ, मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ कि इस चीज को मैं थोड़ा और बढ़िया से डिस्क्राइब करता हूँ। डिस्क्राइब करना ये है, ए से बी में चेंज हो रहा है। ठीक है, शुरुआती में क्या हो रहा है, शुरुआत में इनिशियल में क्या हो रहा है, ए से बी में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये फॉरवर्ड है, बैकवर्ड डायरेक्शन है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आप ये जानते हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है वह क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब मैं बात करूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, यानी आर एफ से फॉरवर्ड और आर से रेट, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो हम जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, यानी रिएक्शन करने की जो रेट होती है, रिएक्शन होने की जो रेट होती है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके समानुपाती होता है, रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करूंगा, ए चेंज हो रहा है बी में, ठीक है, ए चेंज हो रहा है बी में, तो यहाँ पे फॉरवर्ड आपका रिएक्शन है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, ए है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, उसके हिसाब से बात करूंगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के समानुपाती होती है, यानी प्रोपोर्शनल होती है। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके समानुपाती होगा, ए के, यानी ए के प्रोपोर्शनल होगा, यानी ए की कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना फॉरवर्ड रिएक्शन यानी ए टू बी में चेंज होने की जो रेट है वह क्या होगा, फास्ट होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा होगा। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए जितना ज्यादा होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट होगी वह इसके प्रोपोर्शनल होगी ए के, यानी ए जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर जब इसको देखो, अब शुरुआत में क्या था कि जो भी था आपने जो मान लो कि आप ऐसा है कि मान लो इसका कंसंट्रेशन ये था, जब रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था वह था ए मोल पर लीटर, ए क्या था, बी क्या था, प्रोडक्ट जीरो था, कोई इसका कोई कंसंट्रेशन नहीं था क्योंकि प्रोडक्ट बना ही नहीं था। तो शुरुआती दौर में क्या था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी था सब रिएक्टेंट था, यानी ए ही था, तो ए की कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण क्या था, यहाँ से ए से बी में चेंज होने की जो रेट थी ना, जो मतलब रेट थी वह बहुत तेजी से क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था बी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा था, यानी ए से बी में चेंज होने की जो रेट थी वह ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, वैसे वैसा क्या हुआ कि ए का कंसंट्रेशन घटने लगा, जारी सी बात है भाई, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आप घटेगा, जारी सी बात है। जैसे जैसे इसके क्या होगा, समय बीतता गया तो ए का कंसंट्रेशन घटता गया, यानी ए का कंसंट्रेशन घटता गया और बी का कंसंट्रेशन बढ़ता गया। ठीक है, बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी आर बी, बी मतलब बैकवर्ड और आर का मतलब रेट, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर बैकवर्ड रिएक्शन का मैं इसको करूं, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में हो रहा है कि बी ए में चेंज हो रहा है, यानी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट का काम करेगा वो कौन करेगा, बी करेगा, यानी ये कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। यानी देखो, जब ए शुरुआती दौर में क्या था कि ए का कंसंट्रेशन ज्यादा था, इसलिए क्या था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेजी से बी में चेंज हो रहा था, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो ए का कंसंट्रेशन घटता गया और बी का कंसंट्रेशन क्या हुआ, बढ़ता गया। तो जैसे जैसे शुरुआती दौर में क्या था, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बहुत ज्यादा थी, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे ए का कंसंट्रेशन घटता गया वैसे वैसे बी का कंसंट्रेशन बढ़ता गया, और जब बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन की रेट ज्यादा हो जाएगी, यानी फिर वापस से क्या होगा, बी
देखो पहले शुरुआती दौर में ए तेजी से चेंज हो रहा था बी में, जैसे जैसे समय बीतता गया ए घटता गया और बी बढ़ता गया, बी का कंसंट्रेशन। तो बी का क्या होगा, फिर कुछ समय बाद क्या होगा कि बी चेंज होने लगा ए में, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि बी जैसे फिर ए में जब चेंज होने लगेगा तो फिर बी की कंसंट्रेशन घटने लगेगी, फिर जैसे जैसे बी का कंसंट्रेशन घटने लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी रेट बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। लेकिन ए की कंसंट्रेशन उसी समय क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। और जैसे जैसे ए की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी फिर से वह क्या होगा, फिर से फास्ट हो जाएगा, यानी ए से बी में चेंज होना फिर से क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो शुरुआती दौर में मामला क्या है, मामला ये है कि शुरुआती दौर में ए से बी में ज्यादा यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे क्या होने लगा कि ए से बी में चेंज होने की जो दर है, रेट है, वह क्या होने कम होने लगी। अब बी का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा तो उस समय क्या हुआ कि बी फिर वापस से ए में चेंज होने लगा। तो शुरुआती दौर में फॉरवर्ड रिएक्शन की ज्यादा थी, बैकवर्ड की कम थी। जब बैकवर्ड कब बढ़ने लगा, बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट बढ़ने लगी तब तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट घटने लगी, ठीक है। और फिर जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बढ़ने लगेगी फिर बैकवर्ड की घटने लगेगी। इसी तरीके से क्या होगा, यानी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, सॉरी हाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब घटने लगेगा यानी जब ए बी में चेंज होगा, ठीक है, तो बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ने लगेगा। यानी यहाँ पे इस तरीके से, यानी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होगा तो बैकवर्ड ज्यादा होगा, जब बैकवर्ड का ज्यादा होगा तो फॉरवर्ड का कम होगा। इसी तरीके से क्या होगा कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि जो यहाँ पे शुरुआती दौर में ये ज्यादा था, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा था, यानी आर बी पहले शुरुआती दौर में क्या था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा था रेट ऑफ बैकवर्ड से। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो फिर आर बी बढ़ने लगा तो आर एफ बढ़ने लगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक समय तो ऐसा आएगा, ठीक है। तो वही समय, जिस समय पे क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे, उसी समय क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम के बीच में स्टेबल हो जाएगा, इससे मतलब स्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की वह स्टेट जिसपे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उस स्टेट को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, या ऐसे द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन एट विच क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एक बार रिकॉल करके, हो सकता है कि चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को लग रही हूँ, तो एक बार और तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए अब मैं इसको मिटा ही देता हूँ। देखिए अब क्या है कि यहाँ पे हमने यही लिखा, देखिए शुरुआती दौर में आपने रिएक्टेंट लिया था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा था, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था, तो रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा था, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था, ठीक है। तो उस समय बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जब ये रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में चेंज होने लगा, ठीक है, तो बी का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। और जैसे ही बी का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा क्या होगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि यह रिएक्शन वापस स्टार्ट हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, यानी बी चेंज होने लगेगा ए में। यानी शुरुआत में क्या था, ए फास्ट था, यानी ए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसका कंसंट्रेशन घटता जाएगा, इसका कंसंट्रेशन घटेगा। पहले शुरुआती दौर में वो फास्ट था, आर एफ का था, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट था। लेकिन जैसे जैसे ए का कंसंट्रेशन घटने लगेगा वह क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन घटेगा वैसे इसकी रेट भी घट जाएगी, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, कुछ समय बाद में स्लो हो जाएगी, स्लो, ठीक है। और जैसे ही स्लो होगा यानी फिर उसी समय क्या होगा, बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा, और जब बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वापस जब ये बी ए में चेंज हो रहा होगा तो इसकी जिस समय इसकी घट रही होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घट रही होगी, उसी समय इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन उसी समय क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि शुरुआती दौर में ए तेजी से चेंज हो रहा था बी में, ठीक है, जैसे जैसे इसका घटने लगेगा वैसे वैसे इसका रेट वापिस बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होने लगी, बढ़ने लगेगी, इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। फिर जैसे जैसे भाई जब यहाँ पे क्या होगा कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा तो इसका रेट बढ़ने लगेगा।
लेकिन ये भी तो जब खर्च होने लगेगा तो इसका क्या होगा कि बैकवर्ड रिएक्शन केस में क्या होगा कि रेट जब इसका ए वापिस से बी ए में चेंज होने लगेगा तो इसका कंसंट्रेशन घटने लगेगा, और जब इसका कंसंट्रेशन घटने लगेगा तो फिर क्या होगा कि इसका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी घटने लगेगा। यानी जब एक का ज्यादा होगा एक का कम होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी घटने लगेगी, जब इसकी घटने लगेगी तो इसकी बढ़ने लगेगी, जब इसकी बढ़ने लगी तो इसकी घटने लगेगी। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कम होगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कम होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जो ज्यादा कम वाला मामला है ना वह इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने इस चीज को समझ लिया कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की वह स्टेट जिसपे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, उस स्टेट को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखिए अब इस चीज को मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। इससे पहले थोड़ा ऐसा क्या है ना कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ली चैटियर प्रिंसिपल ला चैटियर कर देता हूं, ला ऑफ एक्टिव मास, एक ला है, ला ऑफ एक्टिव मास, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद चीजों को पढ़ते हैं। देखिए ला ऑफ एक्टिव मास क्या है कि रो एट इक्विलिब्रियम में यहाँ पे लिखता हूँ, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये है आपका, अगर इस तरीके का कंडीशन स्थापित हो जाएगा इनके बीच में तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होता है जिसमें क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जब भी इनके बीच में रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे उसी समय क्या हो जाएगा, इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है ला ऑफ एक्टिव मास क्या है। देखिए ला ऑफ एक्टिव मास क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर the rate at which a chemical substance react will be directly proportional to active mass of reactant to raise to some power, ठीक है। कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है किसी भी सबस्टांस अगर कोई भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी सबस्टांस की केमिकल रिएक्शन की जो रेट होगी, यानी जिस भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट एट विच ए केमिकल सबस्टांस रिएक्ट, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी सबस्टांस की केमिकल रिएक्शन करने की जो रेट होगी वह उसके एक्टिव मास के सम पावर के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे अगर मैं इस चीज को यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो कैसे आप समझ सकते हो, जैसे मान लो कि सपोज दैट यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है, सपोज दैट एक रिएक्शन ले लेता हूँ मैं, मान लो कि ये है हमारा कोई केमिकल सबस्टांस है जो चेंज हो रहा है बी में, यानी ए प्रोडक्ट है, ए रिएक्टेंट है और बी क्या प्रोडक्ट है। तो आपसे कोई पूछे रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यानी जो रिएक्शन हो रहा है इसका रेट क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो ए केमिकली रिएक्ट कर रहा है, ओके, केमिकली रिएक्ट कर रहा है तो चेंज हो रहा है बी में, तो यहाँ पे क्या था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट एट विच ए केमिकल सबस्टांस react will be directly proportional to active mass of reactant to raise power sum। यानी यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन की कोई बात करेगा तो किसके समानुपाती होगा, will be proportional to active mass of
दी सबस्टांस विच रिएक्ट केमिकली, विच रिएक्ट, तो यहाँ पे एक रिएक्ट कौन कर रहा है, कौन सा सबस्टांस रिएक्ट कर रहा है, तो ये कर रहा है, तो क्या कह रहा है कि द रेट एट विच ए केमिकल सबस्टांस रिएक्ट, यानी कोई से केमिकल सबस्टांस किस रेट से रिएक्ट करेगा यह डिपेंड करता है कि इस एक्टिव मास किस पे डिपेंड करेगा, एक्टिव मास, यानी एक्टिव मास को लिखते हैं हम लोग, एक्टिव मास को शॉर्टकट में लिखते हैं ए से, क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, तो ए ऑफ ए, यानी एक्टिव मास ऑफ ए पे रेज पावर सम, मान लो कि इसका यह पावर यह मतलब कुछ एक पावर हो सकती है, इस पे हो सकती है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के, किसी भी केमिकल सबस्टांस की रेट, केमिकली रिएक्ट करने की जो रेट होगी वह उसके एक्टिव मास के सम पावर के समानुपाती होगी, यानी प्रोपोर्शनल होगी, यानी रेट ऑफ, यहाँ पे अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू, ये वाला चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होगा, यानी एक एक्टिव मास ऑफ ये जितना ज्यादा होगा उतना ही रेट रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा ना, फास्ट होगा, ठीक है, और ये जितना कम होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, जारी सी बात है भाई, ठीक है, ज्यादा एक का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा यानी ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा कोलिजन होगा, ज्यादा कोलिजन होगा तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन चलेगी, रिएक्शन रन करेगा, अगर एक की संख्या कम होगी, नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल कम होंगे तो उनकी कोलिजन की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी, आप कोलिजन थ्योरी में पढ़े होगी, जब केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो तब जाकर के रिएक्शन होता है, और उसमें सारी कंडीशन थी, वो सारी चीजें यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, तो जारी सी बात है उसी चीज का ये रिजल्ट है, ठीक है, कोलिजन थ्योरी का ही रिजल्ट है, जिससे पता चला कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एक्टिव मास है ना, इस एक्टिव मास को हम इस तरीके से भी, एक्टिव मास को हम कंसंट्रेशन के भी टर्म में, इसे एक्टिव मास किसके प्रोपोर्शनल होता है, अभी मैं उसको चीज को बाद में बता देता हूँ। देखिए इस चीज को मैं एक और तरीके से बोल सकता हूँ, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विल बी डायरेक्टली proportional to, rate of a chemical reaction will be directly proportional to product of concentration of reactant, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन की, जो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होगी वह उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन बोल रहे एक्टिव मास बोल रहे, ठीक है, अभी मैं उसको डिफरेंस बता देता हूँ, एक्टिव मास, ठीक है, तो यहाँ पे लोग मैं पहले एक्टिव कंसंट्रेशन हटा के एक्टिव मास से बोल देता हूँ। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होगी वह किसके क्या होगी, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होगी वह उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है, कि सॉरी इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लो कि हमारा कोई रिएक्शन है, ए है, बी है, सी है और डी है, मान लो 4 रिएक्टेंट है हमारे पास में, ए बी सी डी, ए आपस में कंबाइन करके कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, सपोज कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो अगर कोई आपसे बोलेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की रेट क्या होगी, तो ये किसके समानुपाती प्रोपोर्शनल होगा, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई करके, यानी एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ सी और एक्टिव मास ऑफ डी, ठीक है, इन सारे जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके एक्टिव मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन का। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा था उसी के अकॉर्डिंग हमने इस तरीके से लिख दिया, यानी इनका प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा
रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया क्या? अब बात आती है, देखिए एक्टिव मास। एक्टिव मास की मैं बात करूंगा तो एक्टिव मास, देखिए एक्टिव मास ये आप लोग हाई क्लास में पढ़ोगे एक्टिव मास क्या होता है, लेकिन एक्टिव मास भी एक कंसंट्रेशन टाइप का मतलब एक टर्म होता है। कैसा टर्म होता है? कंसंट्रेशन टाइप का एक टर्म होता है। कंसंट्रेशन मोलरिटी पढ़े हो ना, उसी टाइप का एक टर्म होता है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या ही बताऊँ अभी इस चीज़ को, मैं एक्टिव मास, वैसे एक्टिव मास मैं उस चीज़ को यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि वो आप लोग हाई क्लास में पढ़ोगे। जैसे एक्टिव मास क्या होता है? द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं उस चीज़ को कैसे ही बताऊँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप इतना समझो कि एक्टिव मास यानी ए प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी जो एक्टिव मास होता है उसके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा किसी भी केमिकल सब्सटेंस का, कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो आपका एक्टिव मास भी होगा। यानी एक एक जगह पे, यानी एक अगर इसको मैं हटा दूं, इस प्रोपोर्शन को हटा दूं, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे, ये आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे सी, यानी यह क्या है आपका, यहाँ पे यह एक्टिविटी कोफिशिएंट है। एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। अगर एक्टिविटी कोफिशिएंट इफ यह फिजिकल यानी एक्टिविटी कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्टिविटी कोफिशिएंट एक 1 कब होता है, 1 कब होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। जैसे मान लो डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर आपका सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उसमें एक्टिविटी और कंसंट्रेशन क्या होगा, दोनों ही इक्वल होगा। क्या होगा, दोनों ही इक्वल होगा। यानी यहाँ पे जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव मास को इस पूरे हम लोग जो चैप्टर है, चैप्टर में हम ऐसा मानेंगे कि जो भी हम समझते, जो भी हम रिएक्टेंट ले रहे हैं वो क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो हम ए के जगह पे यहाँ पे यानी एक्टिविटी की जगह पे, एक्टिव मास की जगह पे हम कंसंट्रेशन यूज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हर जगह क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले ए के जगह पे, ए के प्लेस में क्या यूज करने वाले हैं, हम सी यूज करने वाले हैं। सी मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी। मोलरिटी, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी। अब मोलरिटी आपको पता होगा, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है आपको पता है, क्या होती है मोलरिटी, द नंबर ऑफ मोल, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोलों की संख्या, सॉल्यूट के मोलों की संख्या उसे क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, इसको कौन बताने वाला है, मोलरिटी बताने वाली है। तो मोलरिटी बोलो या कंसंट्रेशन बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब एक्टिव मास को जो है हर जगह एक्टिव मास को रिप्लेस कर देंगे कंसंट्रेशन वाले टर्म से। ठीक है, अच्छा जैसे मैं मान लो कि अब मैं बात करता हूँ ना यहाँ पे, देखिए जैसे मान लो कि आप, यही हमने एक अभी रिवर्सिबल रिएक्शन देखा था, लो एक रिवर्सिबल रिएक्शन देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। ठीक है, इन क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और हर एक रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, एक स्टेट आता है केमिकल इक्विलिब्रियम वाला स्टेज आता है, जिसपे क्या होता है, अगर मैं बात करूं, देखिए अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अच्छा मैं इसको अभी यहाँ से थोड़ा सा इस चीज को मैं, चलो इसी को ले लेते हैं, सॉलिड है, देखो ये सॉलिड स्टेट में, ये भी सॉलिड स्टेट में। अच्छा इसको मैं अभी नहीं लेता हूँ क्योंकि चीज़ें जो है थोड़ी सी
अलग गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। जैसे मान लो कि आपका है सपोज दैट आपका ऐसा है क्या, यस ऐसा है ना कि जैसे मान लो कि वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस का जो बीच में रिएक्शन होता है ना, यह भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो जैसे मान लो क्या बनेगा आपका अमोनियम एसीटेट और प्लस में एस्टर, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन इनके बीच में एक रिवर्सिबल रिएक्शन रन कर रहा है। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन इनके बीच में रन कर रहा है तो यहाँ पे मैं बात करूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन देखिए, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करो यानी आर, ठीक है, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जारी सी बात है। देखो फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है, ए वाला। जब ए वाला अमोनिया ये दोनों आपस में कंबाइन करके ए अमोनियम एसीटेट और वाटर बना रहे हैं, यानी ए वाला जो है आपका इधर से इधर वाला फॉरवर्ड आपका रिएक्शन है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन में कौन रिएक्शन का काम कर रहा है, ए वाला कर रहा है। तो ये क्या आपका यहाँ पे लॉ ऑफ एक्टिव मास के अगर मैं अकॉर्डिंग चलूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। इन दोनों के रिएक्टेंट जितने भी रिएक्टेंट है उनके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल हम लोग इसके समान प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ बैकवर्ड, यहाँ पे सॉरी, अब देखो अब जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हम कोई कांस्टेंट हमको लाना पड़ेगा। तो कोई कांस्टेंट मान लो कि आप यहाँ पे लाते हो के एफ, यानी अभी बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे के एफ क्या है आपका रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है, ठीक है। ये दोनों क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी तरीके से मैं बात करूंगा यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देखिए बैकवर्ड रिएक्शन की बात करोगे तो यहाँ पे जब अमोनियम एसीटेट का हाइड्रोलिसिस होगा तो वापस से ये अपने रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। यानी ये वाला जो डायरेक्शन है आपका, ये किसको बता रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन को बता रहा है। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या 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 होगा, रिएक्टेंट, ये दोनों क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। ठीक है, क्या हो, अब यहाँ पे मैं बात करूँ अगर रेट ऑफ बैकवर्ड तो आ गया। अब यहाँ पे जब आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या लगाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, जो आप यहाँ पे के भी लगाओगे, ठीक है। और के भी क्या होगा यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के भी लगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए एट इक्विलिब्रियम की मैं बात करूंगा, एट इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको देखिए इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे। यानी इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ और इसको इक्वेशन सेकंड मान लूँ, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड होने वाला है, यानी फर्स्ट में ऐसा होगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल होने वाला है, इसके इक्वल होने वाला है, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, देखिए ये दोनों आप देख रहे हैं, अगर मैं इससे बात करूं, इस चीज को मैं इधर ले जाता हूं और इसको इधर ले आता हूं, तो के एफ अपॉन के बी, के एफ अपॉन के बी, इसका भी क्या हो जाएगा,
ठीक है। देखिए ए भी कांस्टेंट है, ए भी रेट कांस्टेंट है, ए भी रेट कांस्टेंट है। यहाँ पे एक और कांस्टेंट आएगा, वो भी क्या होगा, दो कांस्टेंट का रेशियो भी एक कांस्टेंट ही होता है। तो यहाँ पे एक हम न्यू टर्म से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं केसी, ठीक है, केसी। अच्छा बाकी ऐसे उतर जाएगा। वैसे वाटर का कोई कंसंट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो वाटर का कोई काम नहीं होता, तो वाटर का आप कंसंट्रेशन वन दे सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप हटाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इवन आएगा इसकी जगह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नया न्यू टर्म आया, क्या, केसी, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो होता है किसका, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन का रेशियो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने न्यू टर्म यूज किया, इंट्रोड्यूस किया, क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ऐसे दो तरीके से आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। कैसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। या दूसरे शब्दों में अगर बोलना चाहते हो, दूसरे वर्ड से बोलना चाहते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के का रेशियो जो होता है वह क्या कहलाता है, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। जैसे मान लो कि अगर मान लो यही यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल दूं आपका, जैसे मान लो कि आप ऐसा कर सकते हो कि ए है, बी है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम है, एक कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसके लिए, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, यानी केसी कैसे लिखोगे। यहाँ पे तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। और इसी को क्या आप कैसे लिखोगे, हमने कहा था कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी यहाँ पे इस तरीके से आप लिखोगे और फिर अब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की बात करोगे ए और बी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आप किस तरीके से ड्राइव करेंगे ये हमको पता चल गया। जैसे मान लो यहाँ पे क्या होता कि आप N1 N2 N3 C और ये चेंज हो रहा है, मान लो कि M1 D M2 E M3 C सब हो गए, सॉरी C आ चुका है, G मान लो। एक कोई इनके बीच में क्या है कि इस तरीके का हमारे पास में क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन, इसके लिए आपको कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने को बोल देगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc, ठीक है। तो अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे इस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक क्या कर लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट क्या है, D है। इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यानी जिसके जितने मोल्स हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट के सामने जो जिस भी प्रोडक्ट के सामने जो आपको यहाँ पे नंबर से लिखे हैं ना, ये इसके पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1। इसी तरीके से इसके प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और G की पावर, ठीक है। तो
ये रेशियो दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रेशियो ऑफ, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है कि रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? यहाँ पे है, इसके सामने भी इस पे पावर जो यहाँ पे पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है या इसके पहले आ जाएगा तो सारी पावर पे चला जाएगा, यहाँ पे n1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से तो आप इस तरीके से किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे अब लिखा जाएगा ये हमने आपको सिखा दिया। क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? आपको कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट को देखना है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइडेड बाय क्या कर देना है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट को आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख देना है। तो ये आपका हो गया किसी भी रिएक्शन के लिए इसी तरीके से डिराइव होने वाला है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। लेकिन गैस केस में क्या होता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन में लिख करके ऐसे जानते हो कि गैस जो होता है, गैस का कोई कंसंट्रेशन होता नहीं है, गैस को मोस्टली प्रेशर के टर्म में मापते हैं क्योंकि गैस का प्रेशर होता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के जगह पे, ठीक है, कंसंट्रेशन की जगह पे जो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाए उसकी जगह यहाँ पे आप पार्शियल प्रेशर लिख सकते हो। जैसे मान लो, बता ही देता हूँ, मान लो बहुत अच्छा सा मैं बता ही देता हूँ क्या है। उसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है आज का। तो जैसे मान लो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, आपस में रिएक्ट किए, क्या बनाए, बॉर्न हार्बर प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और बन गया NH3, ठीक है, 2NH3। देखो अगर ये जो है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे यहाँ पे? हमने कहा कि हमने जब देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, और हम जानते हैं किसी भी गैस का कंसंट्रेशन नहीं होता, क्या होता है, प्रेशर होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर डेवलप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज को लिखना चाहोगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखोगे कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा नहीं आप लिखने वाले हो। क्यों नहीं लिखने वाले हो? क्योंकि NH3, N2 और H2 आपके जो भी गैसेज हैं, अमोनिया गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, ये जो गैसेज होती है इनका कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं होता है। कंसंट्रेशन शब्द इनके लिए यूज ही नहीं किया जाता है। इनके लिए क्या यूज किया जाता है? कंसंट्रेशन के जगह पर क्या यूज किया जाता है? प्रेशर। क्या चीज यूज किया जाता है? कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर दिया जाता है प्रेशर से। तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन वाला कंसंट्रेशन को न लिख करके, देखो ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट बता रहा है कंसंट्रेशन, ये किसके लिए यूज किया जाता है? सिंपल कंसंट्रेशन, तो पहले मैं बता चुका हूँ कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन, ठीक है। ये कंसंट्रेशन इसके सामने से मान लो कि यहाँ पे इसके बीच में जैसे लिखा है बी, तो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ डी, यहाँ पे डी है तो कंसंट्रेशन ऑफ डी, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी सबस्टांस होगा इसका मतलब हुआ इस तरीके से कि कंसंट्रेशन लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन तो लिख नहीं सकते गैस के केस में, तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे? प्रेशर। प्रेशर को पी से, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 पावर। इसी तरीके से यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ NH2 और यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी के इसके पावर में चला जाएगा जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसी तरीके से पहले हमने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? कंसंट्रेशन के जगह पे, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट ही मत लगाओ क्योंकि ब्रैकेट लगाने का मतलब नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन का टर्म तो नहीं है। इस तरीके से आप ऐसा लगा सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट आप लगा सकते हो, लेकिन ये वाला ब्रैकेट आप नहीं लगा क्योंकि कंसंट्रेशन वाले टर्म को डिफाइन करता है।
आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, इसके लिए क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 पावर 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पावर 3। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, देखो जब हम कंसंट्रेशन टर्म ले रहे थे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख रहे थे Kc से। C का मतलब हुआ यहाँ पे जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख रहे हो वो इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन है, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर है, यानी प्रेशर के टर्म में है, तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, Kc की जगह पे Kp लिखने वाले हो। है ए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे इसे पता चल रहा है कि ये जो है इन टर्म ऑफ प्रेशर है, इन टर्म ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर के टर्म में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, प्रेशर के टर्म में आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखी गई है। तो यहाँ पे Kp, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ठीक है। तो ये Kp और Kc दोनों इक्विलिब्रियम है, बस अंतर इतना सा है कि जब आप कंसंट्रेशन वाला टर्म यूज करोगे तो यहाँ पे Kc लग जाएगा, और जब यहाँ पे आप पार्शियल प्रेशर वाला टर्म यूज करोगे तो Kp लग जाएगा, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का हम अगले अपने आने वाले लेक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल इसी चीज़ के ऊपर मतलब देखेंगे कि किस टाइप के रिएक्शन में, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देंगे जहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि इस रिएक्शन के लिए क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो सकता है, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो सकता है। बाकी आज के लिए इतना ही।